Yes, the topic is how to improve our memory, how we can improve our memory, and how we control and make more focus and make more attention and concentration. Most of the student, most of the people have facing a problem on concentration and make attention. So what concentration is basically? Concentration is selective attention, focusing on some issues. There is a process of focusing your attention on a specific information while ignoring the distraction. So how you ignore the distraction and how you will keep focused and targeted on your key point, how you can improve your performance, how you can improve your memory. And now we will start the session. Uh, Before eliminating the distraction, we have to be talk about that in memory has loss when we have a over information, and our information is not stored in systematic manner. एक चंक में पीसेस में इंफॉर्मेशन होने के बजाय वो ओवरलैपिंग हो रही हो, डाटा स्टोर करते हैं आप अपने पास तो उसको आप सेव नहीं कर रहे प्रॉपर एक्यूरेट नेम के साथ, सेगमेंट सेक्शन की टॉपिक्स मेमोराइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप उसको ओवरलैप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, नोटिंग आप अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो बहुत ही एक हैफेजेड मैनर के अंदर है। तो मेमोराइजेशन के लिए इट शुड बी अलाइन, वेल अलाइन एंड सॉर्टिंग अरेंज। तो फिर हम अगर वो मैसी सा हो स्टोरेज तो फिर आपके लिए बड़ा जो है डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो एक इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है जो आपकी मेमोरी को डिस्ट्रैक्ट करती है स्टोर करने से, वो क्या है? वो ये है कि आप अंदर से टायर्ड हैं, डिस्कम्फर्ट हैं, यू फीलिंग सो मच स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एंजाइटी के साथ हैं। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, आप डाइट नहीं लेते प्रॉपर, आप स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार हैं और टायर्डम एंड बोर्डम फील कर रहे हैं, तो फिर ये सब डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। अब आप जब कुछ लर्न करेंगे, कुछ फोकस करेंगे, अटेंशन देने की कोशिश करेंगे, मगर आप डाइवर्ट होता जाएगा आपका माइंड, वो जो आपकी प्रॉब्लम है, वो जो आपका स्ट्रेसोर है, वो आपके सामने आता रहेगा। तो ये एक तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि यू आर विलिंगली टू डू वर्क और आपकी कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, ना स्ट्रेस है, ना कोई डिस्कम्फर्ट, ना टायर्डनेस, ना बोर्डम। फिर क्या मसला है? फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको रोक देते हैं, आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी इंटरप्रिटेशंस जो है वो आपके पास में नहीं। अगर आप सर्च करने बैठे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, नॉइजी सी सिचुएशन है, ठीक है, आपकी जो गैजेट्स हैं उसमें प्रॉब्लम है, डाटा आप जो है वो अवेल नहीं कर पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हैं। दो तरह के डिस्ट्रैक्शन हमें नज़र आए कि इंटरनल एक्सट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। और इसी तरीके से आप अपने जो एनवायरनमेंट सिस्टम को, जो स्टडी एनवायरनमेंट सिस्टम को जितना ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए। लेकिन अब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप तो अपनी चीज़ें ही ढूंढते रहते हैं, आपने कौन सा डाटा कहाँ रखा है। आप आईटी में साइकोलॉजी की बात, साइकोलॉजी में कंप्यूटर साइंस में इंग्लिश, इंग्लिश में मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो है वो हिस्ट्री। तो ये जो एक ही आपने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ, उसके पार्टीशंस भी नहीं किया और उसके अंदर सारा कुछ स्टोर किया हुआ है, तो आपने इसको टैगिंग करना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, जहाँ आप स्टडी करते हैं वहाँ पे आपको प्रॉपरली चीज़ों को अरेंज करना। इट ऑल दिस थिंग हैपन इन मैटर कि आपको जब पढ़ने बैठें तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो, क्योंकि जब आप बैठते हैं आप इतने एहतमाम करते हैं और इस अरसे में आप इतने फेड अप हो जाते हैं कि आपके लिए वो परेशान सा एक सिचुएशन बन जाता है। तो ये इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर है कंसंट्रेशन बनाने के लिए, अटेंशन करने के लिए। और इस तरह से देखें चीज़ों को मेमोराइज भी रख पाते हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को मेमोराइज करना चाहते हैं तो आप हर चीज़, राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड राइट प्लेस फॉर द राइट थिंग फॉर्मूले को अप्लाई करें कि एवरीथिंग इज ऑन द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम एंड द राइट थिंग एट द राइट सिचुएशन। तो जब आपको पता लग जाएगा, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मुझे हाईलाइटर चाहिए, मुझे क्लू चाहिए, मुझे नोटिंग चाहिए। जब मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल सुन रहा हूँ तो मुझे नोटिंग करने के लिए जो है वो मुझे एक नोट पैड भी साथ होना चाहिए ताकि मैं इंपॉर्टेंट नोट चीज़ों को नोट डाउन कर लूँ, स्टोर कर लूँ, लिंक सेव कर लूँ। तो आप अपने डेस्कटॉप को भी इस तरह से मेंटेन कर सकते हो, आप अपनी स्टडी एरिया को भी। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज़ करना, अगर आप एक की चेन अपनी रख के भूल जाते हैं तो किचन स्टैंड बनाया और जहाँ आप रखते हो चीज़ों को, बुक्स एंड नोट्स की आपने प्रॉपर एक अलाइनमेंट की हो, फिर आपको याद रहता है कि कौन सी चीज़ आपने
कब और कहाँ रखी है। तो ये तो हमारे पास जो है स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो हम बात कर रहे हैं आपसे, कि इसको आप अपनी मेमोराइज़ कर सकते हैं और कंसंट्रेशन बना सकते हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं कि अपनी मेमोरी को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। अभी आपने देखा रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिकॉल। इन रिकॉर्ड वी डू द encoding and getting the data. In retaining, we are storing the data, and retrieval is just like a recall is like a retrieval. So three R, three R. Record, encoding, retain, storage, recall, retrieval. These are the three stages of memory. So if you follow these steps, यानी पहले आप क्या करें, डाटा को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, स्टोर करें, कौन सी चीज़ कब, कहाँ, किस डेट में, किस फैक्ट्स में। तो आप देखिए कभी भी किसी टॉपिक को ग्रिप करेंगे तो आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन अगर आपके ऊपर से गुजर जाती है और आप रिलेट ही नहीं कर पाते कॉन्सेप्ट्स को, तो इसका मतलब ये है कि आप अंडरस्टैंड आपने डाटा स्टोरेज नहीं किया, आपने नोटिंग प्रॉपर नहीं बनाई, आपने अपने डाटा कॉन्सेप्ट को अलाइन नहीं किया, तो रिटेन ही नहीं कर पाते, स्टोरेज आपकी वीकन है। उसके बाद जब आप उसको रिकॉल करेंगे एट दैट टाइम, तो वो बहुत अच्छे से रिट्रीव हो जाता है, रिट्रीवल स्ट्रांग हो जाता है। तो ये तीनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिकॉर्डिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए, रिटेन करें, स्टोर करें वेल मैनर में, ऑर्गेनाइज मैनर में, एक हिरार्की के साथ, स्ट्रक्चर के साथ। और जब हम ये करेंगे तो फिर हमें रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो मेमोरी क्या है, एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है दैट इनेबल यू टू रिटेन एंड रिकॉल ऑल योर पास्ट एक्सपीरियंस, whether it is knowledge, experience or event। तो हमने जैसे देखा शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। जितनी भी रिकॉर्डिंग है, हमारी स्टोरेज है, वो सब शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमारी लॉन्ग लाइफ मेमोरी है, जो हमारी लॉन्ग लाइफ मेमोरी है, उसमें हम लॉन्ग लाइफ मेमोरी के अंदर हम रिटेन एंड रिकॉल करते हैं, यानी रिटेन है और साथ साथ उसको हम रिकॉल भी करते हैं एट दैट टाइम। तो ये हमारी वर्किंग मेमोरी इस तरह से काम करती है, डाटा हमारा स्टोर करेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंचता है, और जो हमारे पास जितनी भी प्रायर नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, और जितने भी स्कीमास, मेंटल कोड्स होते हैं, वो जैसे मेंटल कोड अभी मैंने बोला LTM, आपने कहा अच्छा LTM ये स्कीमास हो, LTM मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो मैंने बोला RRR, आपने कहा अच्छा RRR मतलब फर्स्ट R, रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिकॉल, आपको याद आ गया। रिकॉर्ड में शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाटा स्टोर, डाटा आप कहते कर रहे हैं। रिटेन एंड रिकॉल वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से आप उसको रिट्रीव करके डाटा मंगा रहे हैं, जिससे आपको चीज़ें याद रहे। तो ये इस तरह से आप अपनी अटेंशन को फोकस कर सकते हैं और मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आपका जो इनपुट है, यानी आप डाटा को बहुत प्रॉपर तरीके से स्टोर करें। इसी तरीके से आप अटेंशन और कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिहर्सल के ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए, और अपनी प्रायर नॉलेज को रिकॉल करने के ज़रिए, और माइंड में आप अपने छोटे छोटे चंक, मेंटल पीसेस, मेंटल कोड, स्कीमास क्रिएट करें। अब सवाल ये है कि सर व्हाई वी फॉरगेट, मोस्टली वी फेस द प्रॉब्लम, वी फॉरगेट मैनी मल्टीपल थिंग, हम गजनी हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी, कब की, लेक्चर्स याद नहीं आ रहा, टू डू लिस्ट बनाई तो यही भूल गए, रिकॉर्डिंग में जो है हमें याद ही नहीं है कि कहाँ रखा था रिकॉर्ड हमने, नोट्स बनाए तो भूल ही गए, नोट्स बना तो लिए लेकिन उसको उसको पढ़ के मेमोराइज रखना नहीं आ पा रहा आपको, ठीक है। और जो है क्या, वाई वी फॉरगेट, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब इनकोडिंग में प्रॉब्लम होता है, देयर इज़ अ फेलियर इन इनकोडिंग, या फिर आप रिटेन नहीं कर पा रहे, उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है यू फॉरगेट, वो लिंक ही आपका डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब ये कुछ टिप्स दे रहे हैं हम आपको कि कैसे आप अपनी मेमोरी को एम्पावर कर सकते हैं, अपनी हाउ यू कैन इम्प्रूव योर मेमोरी। देयर इज़ अ टिप्स, देयर आर सम टिप्स। द फर्स्ट थिंग, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। So decide to keep remember, decide to keep remember, you are ready and willing whenever you receive the data, and keep doing, keep practicing, keep remembering, uh, and the practicing and repetition make your memory strong. The second one is review regularly। जब आप अपने नोट्स बनाते हैं, मैथ्स करते हैं, आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसको अगर आप रेगुलरली रिव्यूज़ करें फॉर द फ्यू टाइम, तो इससे आपकी बहुत अच्छी लर्निंग हो जाती है। स्टे रिलैक्स, ठीक है। आपको भी काम एक एनवायरनमेंट में रहें, अगर आप बहुत ज़्यादा हरियर में हैं और जल्दी जल्दी करेंगे तो आप मेसी सिचुएशन में
मेमोरी को ओवरलैप कर लेते हैं। तो स्टे रिलैक्स एंड कंफर्ट कंबाइन रिव्यू विद द फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, ये जो एक साथ में आपका एक मोटर एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, काइनेस्टिक आप चीज़ों को करते हैं यानी बॉडी मूवमेंट के साथ, तो उससे भी आपको एक रिव्यू वॉक के साथ, आपने लाउडली बोला, या हैंड मूवमेंट जेस्चर्स के साथ, तो ये भी दिस इज़ अ वे टू इम्प्रूव योर मेमोरी। अच्छा, यूज़ मेनोमेनिक, ये क्या है ये भी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। छोटे छोटे चंग जार्गन्स की टर्म जिससे हमें याद रह जाती है। एन एग्जाम्पल दी RRR यानी रिटेन, रिकॉल एंड रिट्रीव। इस तरह एक्रोनम बना लेते हैं हम, बहुत सारी चीज़ों के नाम हम कहते हैं स्मार्ट, तो स्पेसिफिक, मेजर, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइमली, तो ये हमें स्मार्ट हमने जो है उसकी एब्रीविएशन एक्रोनिम बना लिया। या फिर हम किसी चीज़ के साथ उसको एसोसिएट कर देते हैं। अब जैसे कि एमनेसिया प्रॉब्लम हो जाता है जिसके अंदर आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है, तो हमने उसको रिलेट कर दिया गजीनी। जैसे ही बोला हमें रिलेट करना आ गया, हमने कहा अरे हाँ अच्छा ऐसा इवेंट हुआ था। तो जब कभी भी हम किसी भी की एलिमेंट कॉन्सेप्ट को एसोसिएट कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं किसी सिंबल्स के साथ, साइन के साथ, या किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ, तो वो बात बहुत अच्छे से हमें जो है वो याद रहती है। विजुअलाइज या विजुअल इमेजेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं कि किसी भी चीज़ को याद करने की। अगर आपके पास एक इमेज मिल जाए, फ्लो चार्ट हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटरली अंडरस्टैंड रहती है। स्लीप ऑन इट यानी प्रॉपर स्लीप ऑन इट यानी प्रॉपर टाइम पे। मैंने कहा हमारे बच्चे 3-3 4-4 बजे जागते रहते हैं ओल की तरह, और जो है वो जब कंप्लीटली अपने आप को थका चुके होंगे, उस वक्त बैठ के अगर वो वर्क करेंगे तो उनकी तो याददाश्त ही नहीं आएगी। उन लोग तो कहेंगे कौन हूँ मैं, किसकी है मुझे तलाश। तो प्रॉपर एक टाइम होता है। ठीक है, आप बैटमैन नहीं है, आप कैट वुमन नहीं है, यू आर अ ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन, कोई फिक्शनल करेक्टर नहीं है, यू आर द रियल वन। तो इस रियल वन के लिए, ह्यूमन के लिए नॉर्मली 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स डेफिनेटली जो है वो नेसेसरी है टू स्लीप। तो इफ़ यू स्लीप वेल, अच्छा ज़्यादा कम सोने से आपकी नींद इफेक्ट कर जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने से भी आपकी मेमोरी इफेक्ट करती है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो स्लीपिंग पिल लेते हैं आप, ये भी इफेक्ट करती हैं। तो ये आप अपनी मेमोरी को जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। इस तरह डाटा को डंप कर दें, जो डाटा आपके लिए जो कारआमद नहीं है उसको आप रिवाइज करते चले जाएँ, उसको डंप कर दें कि ये मेरे नेसेसरी नहीं है। बहुत इतनी सारा डाटा हमें माइंड में रखने के बजाय जो पॉइंट्स हम रख सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव है, यूज़फुल है, वो हम रखें ज़हन में। तो ये भी एक वे है फॉरगेटिंग के टिप्स में। अच्छा, आपको समझना पड़ेगा कि भाई फॉरगेटिंग में प्रॉब्लम कैसे आती है। देखो, एक तो मैंने आपको बताया है कि डिके थ्योरी। डिके थ्योरी क्या है, देखो कि जो आपका जो स्टिमुलस है वो वीक हो जाता है, यानी फेड हो जाता है। कुछ अरसे तक वो इन्फॉर्मेशन आपकी पे आपने फोकस नहीं किया, तो वो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से वो आप भूलते चले जाते हैं। ऐसा 5 साल में, 10 साल में, 6 साल में जो आपके पास डाटा इन्फॉर्मेशन है वो आप भूलते चले जाएंगे। तो ये एक है। डिस्प्लेसमेंट थ्योरी क्या है, जिसको हम रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोएक्टिव एमनीसिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि देखो, नए इन्फॉर्मेशन आती हैं और ओल्ड इन्फॉर्मेशन के आगे हर्डल बन जाती हैं। अब आपने कोई किसी भी चीज़ के बारे में कोई मिथ बनाए हुए हैं या कोई परसेप्शन डेवलप किया, और आपको आपके टीचर ने या किसी थ्योरिस्ट ने उसको नए अंदाज से प्रेजेंट किया, और वो थ्योरी करेक्ट भी है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं, आपका माइंड मेमोरी तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी माइंड में एक डाटा अवेल है, मौजूद। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट थ्योरी क्या होती है कि जो न्यू डाटा है वो वेलकम नहीं कर पा रहा, ओल्डन डाटा न्यू डाटा को वेलकम नहीं कर पा रहा, वो रेजिस्ट कर रहा है। तो ये भी एक वजह बनती है जो है इंटरफेरेंस थ्योरी। बिल्कुल ऐसे ही इंटरफेरेंस थ्योरी जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाती है दो इन्फॉर्मेशन के दरमियान, एक कौन सी इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, उसको हमें, पुरानी इन्फॉर्मेशन को हमें डिलीट कर देना चाहिए और रिप्लेस करना चाहिए नई इन्फॉर्मेशन से। और उसी जैसी आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन के ये सब जो कुछ हमें बताया गया था, सुनाया गया था, ये बातें थी, किस्से थे, वाक़ये थे, ये हकीकत नहीं है दरअसल। तो ये इंटरफेरेंस थ्योरी, ये भी एक प्रॉब्लम होता है हमें कि पुरानी मेमोरीज़ को मिटा के उसमें नई मेमोरीज़ ऐड करना और उसमें बताना कि इसकी मीनिंग ये नहीं, ये मीनिंग है। इनकम्प्लीट इनकोडिंग, कभी-कभार कोडिंग का प्रॉब्लम होता है, और ये वर्किंग मेमोरी से रिलेटेड है ये, कि जो आप इनकोड कर रहे हैं तो आपका जो रिट्रीवल है, लिंक है, समझे, वो ही फेड हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही कि आपने एक फ़ोल्डर में फ़ाइल सेव करके रखी है और उसका लिंक है।
डाउनलोड के अंदर। अब आपने डाउनलोड से वो लिंक डिलीट कर दिया, अब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो लिंक टूट चुका है। ऐसे ही आपने माइंड में जो स्टोर किया हुआ है वो इनकोड सही नहीं हुआ हुआ। तो जब आप उसको लिंक करेंगे तो आप लिंक नहीं कर पाते, आपको याद ही नहीं आ रहा कहाँ था, कैसे था। तो फिर ये रिलेट करना आपको बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको इनकोडिंग बहुत प्रॉपर करना होती है, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। रिट्रीवल करने में प्रॉब्लम होती है, डाटा गैदर नहीं कर पाते, डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब ये किस वजह से? बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, तो ये रिट्रीव करना, रिकॉल करना जो है वो आपको मुश्किल आ जाता है। जैसे टोटल रिकॉल के अंदर है कि वो मेमोरी इस तरह से हो गई है कि रिट्रीव नहीं कर पा रहे कि वो उसकी जो ताल्लुक था, किससे था, क्या रिलेशन था, तो इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं फॉरगेटिंग थ्योरी के। उसके अलावा हम बात करें स्ट्रेटजीज की कि हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो अलर्ट रहें, रेडी रहें और अपनी अटेंशन को डाइवर्ट ना करें, फोकस रहें और अपनी इंटेंशन क्लियर रखें। हमारा गोल बिल्कुल क्लियर हो कि वी वांट टू लर्न, और एसोसिएट इंफॉर्मेशन जो है, बिगिन थिंकिंग अबाउट वर्किंग विद एसोसिएटिंग इंफॉर्मेशन। ये बहुत अच्छा वे है कि आप जो डाटा इंफॉर्मेशन है उसको लिंक करते चले जाएं, उसको एसोसिएट करते चलाएं किसी एग्जाम्पल से, स्टोरी से, तो और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से, वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज रहती हैं। स्लो डाउन द इनटेक प्रोसेस, अलाउ टाइम टू थिंक। तो आप एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को माइंड में न रखें, बल्कि उसको स्लो डाउन रखें, स्टेप बाय स्टेप रखें, और इस तरह से ओवरलैप नहीं होगा। ठीक है, अलाउ टाइम टू थिंक, यूज स्पेस, प्रैक्टिस अवॉइड क्रैमिंग, यानी रट्टा मारना नहीं शुरू करें आप कि आपको पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ये आज के बजाय आप अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस अप्लाई एप्लीकेशन पे जाएं, ना कि क्रैमिंग पर जाएं कि इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक। इससे मेमोरी आपकी जो है वो इम्प्रूव होगी। प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन से जब मैंने आपको कहा रिलेट करेंगे, चंक बना दें, छोटे छोटे चंक्स बना दें इंफॉर्मेशन के, जिससे आपको इंटीग्रेट करने में डाटा को आसानी रहती है। इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट हो, ऐसा इन्वायरमेंट जो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसी तरीके से अपने माइंड को इंसाइटी से और इस तरह की नेगेटिव या वो बे मतलब बेचैन कैफियत जो होती है जिसमें आपका माइंड बिल्कुल भी फोकस नहीं है, तो उससे फ्री रखें ताकि आप जब चीज़ों को याद रख सकें अच्छे से। टेक टाइम टू कंपेयर टू और मोर आइटम फॉर द सिमिलैरिटीज। अच्छा, ये एक जैसा आइटम एक जगह कर दिए, एक जैसा आइटम एक जगह कर दिए, इस तरह से आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर पॉइंट्स एक तरफ कर दिए, जेनेंस एंड डिफरेंस का फॉर्मूला आपने यूज़ किया, यानी सिमिलर एक तरफ कर दिया और जो डिफरेंसेस है वो अलग। तो उस तरह के आपके फोल्डर बड़ा बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएंगे, डाटा आपके माइंड में स्टोर रहेगा। ब्रेक बिटवीन स्टडिंग डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक। कोई मुश्किल टॉपिक है तो आपने कहा नहीं, सारा एक दिन पहले बैठे आप और अब आपने कहा सारा मैंने आज ही सॉल्व करना है, तो भाई ऐसा थोड़ी ना होता। अगर आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं तो आपने 5 डेज देने हैं, 1 डे 1 क्वेश्चन, 1 डे 1 क्वेश्चन। लेकिन अलमिया ये है हमारे स्टूडेंट्स का कि वो बिल्कुल ईद से पहले जैसे चांद रात आती है तो फिर अचानक से लोगों को पता लगता है अरे कल तो ईद है, हालांकि जब रमज़ान थे 30 डेज बाद पता था कि ईद आनी है। बिल्कुल ऐसे ही जब सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो हमें पता है कि आफ्टर द 4 मंथ 6 मंथ सेमेस्टर एंड होगा और एग्ज़ाम आएंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस होती है तो वो कहते हैं अरे एग्ज़ाम आ गए। एग्ज़ाम अचानक नहीं आया, यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर इट। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको कोई एक असाइनमेंट दिया गया, आपको टेस्ट क्विज दिया गया कोई, तो आप क्या है 1 डे बिफोर, बिल्कुल 1 डे बिफोर, तो फिर आप कहेंगे ओ इट्स टू डिफिकल्ट, हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा, ये रोना वो धोना। और तो फिर क्यों? रीज़न इज़ दैट आपने इसको स्प्लिट अप नहीं किया। और अगर इसी को अगर आप बिल्कुल स्लो करते, यानी 1 क्वेश्चन 1 डे, 1 क्वेश्चन 1 डे, या 2 क्वेश्चन डिवाइड करते, तो आप बेटरली उसको परफॉर्म कर सकते थे। आपके पास रिसर्च का टाइम होता, फिर उसको रिव्यू करते। लेकिन ऐसा नहीं है, 1 आवर बिफोर, 2 आवर्स बिफोर, 3 आवर्स बिफोर, 1 डे बिफोर हम चीज़ों को देखते हैं और फिर हमें लगता है इतना सारा कुछ है, और फिर बहुत जल्दी में बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। तो दिस इज़ अ वे, दिस इज़ अ वे, दिस इज़ अ पुअर वे
टू मेमोराइज द थिंग्स। तो इस तरह से आपकी मेमोरी में इफेक्ट करता है। फिर आप अपने आप को कोसते हैं कि हमें याद क्यों नहीं रहा, या फिर टीचर को कोसते हैं कि टॉपिक इतना टिपिकल क्यों था। ऐसा नहीं है, ये बेसिकली टाइम ब्रेक नहीं करा। इसी तरीके से आप एलोवेटिव रिहर्सल टेक्निक यूज़ करें, बार बार रिहर्स करें। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन जो होती है ये बहुत जो है आपको इम्पोर्टेंस है इसकी, और उसको इससे क्या होता है आपको मेमोरी काफ़ी आपकी रिटेन, ठीक है। अवॉइड यूजिंग रोट मेमोरी, मेमोरी रट्टा वाली मेमोरी को छोड़ के आप उसको की पॉइंट्स रखें। सेल्फ को इस करें, अपने आप का खुद का फीडबैक लें कि आप कितना समझे इस टॉपिक को, तो आपको अपनी मेमोरी के बारे में पता लगे कि पढ़ा, फिर उसको रिकॉल किया, फिर सुन देखा कि क्या वाकई जो मैं बोल रहा था वो उससे मैच कर रहा है। इसका मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते कितना 70% 60%। तो इस तरह से अपनी मेमोरी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंटेन योर फोकस एंड हैव अनडिवाइडेड अटेंशन व्हेन यू रिहर्स। तो जब आप रिहर्स कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करें। लेकिन हम मल्टीटास्क बने हुए, हम कहते हैं फ़ोन भी यूज़ करना है, हमें टीवी भी देखना है, हमने जो है वो बात भी करनी है, हमें घर में भी सब तरफ कान रखने, लोगों को देखना है कौन क्या कर रहा है, कब है। तो अटेंशन जब इतनी ज़्यादा जगह डिवाइड होगी तो फिर कैसे फोकस होगा। तो वन फोकस वन अटेंशन, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करेंगे अपनी अटेंशन को तो फिर बहुत कुछ आपका लैप्स हो जाएगा, राइट। तो ये कितनी सारी मैंने आपको इम्प्रूव करने की स्ट्रैटेजी दी है, प्रैक्टिस के बारे में बताया, क्लियर स्ट्रक्चर बताया कि फॉर्मेट स्ट्रक्चर बनाया लॉजिकल लॉजिकल पैटर्न के अंदर, लॉजिकल और मीनिंगफुल पैटर्न के अंदर, ठीक है। और एल टी एम से मुराद आपको पता लग रहा है, लॉन्ग एल टी एम यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। पुट योर सेल्फ इन अ रिट्रीवल मोड, यानी रिकॉल मोड में अपने आप को रखें, बार बार रिकॉल करते हैं। अच्छा कितने आर थे, आर आर आर, जल्दी से बताओ। रिटेन, रिकॉल, रिट्रीव, याद आ गया। इनकोडिंग पढ़ा, स्टोरेज और फिर रिट्रीवल, ठीक है। तो इस तरह से वाई वी फॉरगेट ड्यू टू लैप्स इन इनकोडिंग, रिकॉल करने से बार बार वो चीज़ें आपकी जो है वो मेमोराइज रहती हैं। अपनी लर्निंग को रिस्ट्रक्ट करो, हाउ व्हेन एंड वेयर, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे कि वेयर दिस थिंग हैपन, व्हेन इट विल बी डन, हाउ इट विल बी डन। तो ये एक लर्निंग पैटर्न होता है, ठीक है। व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन क्रिटिकली बाय योरसेल्फ, तो इस तरह से चीज़ें बहुत अच्छे क्रिस्टल क्लियर जो है वो अरेंज होंगी। तो आपसे कहा था कि मेनोमेनिक बताएंगे हम आपको। तो मेनोमेनिक्स क्या है, ये मेमोरी टेक्निक्स हैं, ये मेमोरी ट्रिक्स हैं, ये एक तरह का ब्रिज है to keep you remember specific facts और डिटेल, ठीक है। जो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आप इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर पाते हैं, जैसे मैंने अभी आर 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 बताया, स्मार्ट बताया, ठीक है। तो ये इससे अरेंज कर लेते हैं डाटा को और इन्फॉर्मेशन को इस तरह से रीअरेंज और ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि आप एक एक्टिव लर्नर बन जाते हैं, और इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाता है इन्फॉर्मेशन को। एक वर्डी सी इन्फॉर्मेशन को आपने जो है वो सिंक्रोनाइज कर दिया और अलाइन करके कीवर्ड्स के अंदर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अच्छा नुकसान भी है थोड़े से। नुकसान ये है कि रिसाइट करने में, प्रिसाइज करने में थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको वो वर्ड्स के मीनिंग याद नहीं रहे तो क्रचेस टूट गए। अगर आपके टाइम लर्न नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो फिर वो मीनिंग भूल जाएंगे। आप कहेंगे आर 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 तो याद है, लेकिन आर से मुराद क्या थी ये हमें याद नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिसिंग भी साथ साथ। सिर्फ मिनोमिनिक्स बनाने से, एक्रोनिम बनाने से जो है बात नहीं होगी। तो वो आपको सिर्फ हेडिंग्स तो याद होगी जो आपने चंक बना के, लेकिन कंटेंट जो है वो आपका रेलेवेंट है। तो रिलाय जो है वो नॉट ओनली रिलाय ऑन दैट वर्ड मेमोरी टू कीप मेमोराइजिंग द कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये अच्छा मेनोमिनिक्स किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, चीज़ों को एसोसिएट कर दो किसी सॉन्ग के साथ, किसी मूवी के साथ, किसी टॉपिक के साथ, किसी लाइफ के इवेंट के साथ, ताकि वो याद रहे। पिक्चर्स के साथ, ग्राफिक के साथ एसोसिएट करने से भी बहुत अच्छे से आपको याद रह जाता है। एक्रोनम्स, छोटे छोटे कीवर्ड्स दे दिए, और रिदम्स, राइम्स, जिंगल्स बनाते हैं, ठीक है। और स्टैकिंग्स, लॉक्सी, पैक सिस्टम, ये सब क्या है, ये बेसिकली ये सब इस तरह के यूज़ किए जाते हैं सिस्टम, जिसमें वो वर्ड्स को हम एक मैनर में बताते हैं। तो अब ज़रा एक रिकॉल हो जाए जल्दी से। रिकॉल, रिकॉग्नाइज, री लर्निंग, ये एक रिट्रीव करने का, यानी आप रिकॉल कर सकें बेटरली, रिप्रोड्यूस कर सकें इंफॉर्मेशन को, और ऐसे अरेंज करें कि डाटा को ईजिली रिकॉग्नाइज कर लें और बार बार अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते रहें।
कि जो कुछ आपने अपने माइंड में रखा उसको रीलर्न करें कि जो कुछ मैं समझा क्या वो सही है या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेमोरी कैन बी डिस्टॉर्टेड एज पीपल ट्राई टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो जो मेमोरी डिस्टॉर्शन आता है वो यही आता है कि आप पुराने ख्यालात कॉन्सेप्ट को मिटा नहीं पाते और नए कॉन्सेप्ट को आने की जगह नहीं देते, तो इससे भी एक मेमोरी में डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। और जो या आपकी इंफॉर्मेशन ही मिसलीड हो, गलत इंफॉर्मेशन, गलत डाटा आपने जमा कर लिया, तो उससे भी आपकी मेमोरी डिस्टॉर्ट हो जाती है और वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो इम्प्रूव कैसे करोगे, रीबिल्ड करोगे पास्ट को, मेमोरीज को इन्फ्लुएंस करोगे मीनिंग्स के साथ। जब आप इवेंट को, फैक्ट्स को मीनिंग्स के साथ समझोगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो ये बहुत देर तक याद रहेगा। स्कीमास मैंने आपको कहा, यानी जो चंक्स होते हैं उसको स्टोर करने का तरीका है, फॉर्मेशन में आसानी के साथ इंटरप्रेट कर सको। सेपरेट ट्रुथ फ्रॉम द फिक्शन, क्या फिक्शन था क्या ट्रुथ था ये अलग रखें ताकि आपकी अपनी मेमोरी इंप्रूव रहे। वरना हमारे बहुत से लोग फिक्शन और मन गढ़ंत किस्से कहानियों में जो है वो घिर कर रह जाते हैं और हकीकत से बहुत दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉल्स मेमोरी है जो हम क्रिएट कर देते हैं उससे हम दूर रहें। रिप्रेस करना चाहिए और सप्रेस। ठीक है, और प्रेजेंट ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज जो है वो उसको हम, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज क्या होती हैं कि जो आप डे टू डे बेसिस पे, आप जैसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आप टू डू लिस्ट मेंटेन करते हैं डेली बेसिस पे और रोज़ाना रिकॉल करते हैं, तो इस तरह आपके गोल आप तक रहते हैं और आप चीज़ों को भी मेमोराइज कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा आज, मेमोरी किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, हाउ टू इम्प्रूव द मेमोरी। बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से रिलेट करें, रिहेज करें, एसोसिएट करते हैं उसको किसी के साथ, किसी मीनिंग्स के साथ, मीनिंग्स इंफॉर्मेशन को, और लिंक कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, और मेनेमेनिक डिवाइस यूज़ करें जो भी आपको बताया इंफॉर्मेशन को, लार्ज इंफॉर्मेशन को बताने का तरीका। ठीक है, दिस इज द वे टू इम्प्रूव द मेमोरी। वी हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम, नाउ वी एंड अप दिस सेशन। के फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। सेल्फ फीडबैक भी कर सकते हैं कि जो कुछ पढ़ा है आप देखें कि वाकई आई एम गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। उसको रिकॉल करके देखें कि जैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेंसिंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, हाउ वी फॉरगेट, अच्छा जी क्यों फॉरगेट होता है, देयर इज द एरर इन इनकोडिंग और रिटेनिंग एंड व्हेन वी मिस द रिट्रीवल। चलो भाई याद है आपको, तो जब रिहर्सल करें प्रॉपरली करें, साइलेंट करें, अटेंटिव होके करें, रिहर्सल को एलोबरेट करें। ठीक है, और आपकी जो लर्निंग है, ओवर लर्निंग सिस्टम को आप डिवाइड करें इनटू स्मॉल पार्ट और ओवर लर्निंग ना करें। ठीक है, ओवर लर्निंग आपको, अगर आपको पता लग गया कि भाई आपकी कैपेसिटी 30 मिनट्स है तो 30 मिनट से ज़्यादा ना पढ़ें, वैसे तो एटलीस्ट 1 आवर तो होनी चाहिए। तो आपकी मेमोरी जो है वो कितना कितना लर्न कर सकते हैं, कितना स्टोर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। So avoid the overlearning and keep memorizing all those words that I deliver here.